आपने कभी न कभी ओला कैब से सफर जरूर किया होगा। करीब 60% मार्केट शेयर के साथ यह भारत की सबसे बड़ी कैब एग्रीगेटर कंपनी थी। एक वक्त था जब ओला हर स्ट्रीट पे थी, हर कोने पे आपको उसकी ग्रीन कार दिखती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। तो आखिर ओला कैसे नीचे गिर गया? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है टाइमलेस स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक जमाने में बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ करती थी। 2010 में आईआईटी बॉम्बे के दो इंजीनियरों ने इसकी शुरुआत की थी। आज इस कंपनी की वैल्यूएशन 330 करोड़ डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए है। 15 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू होने के बाद से यह ब्रांड फिर से चर्चा में है। तो आइए हम ओला के इतने सालों के सफर को शुरू से शुरू करते हैं। ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल हैं। उन्होंने 2008 में आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई की। कॉलेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में 2 साल तक काम किया। इसके बाद उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट ओला ट्रिप.com शुरू की, जो हॉलिडे पैकेज और वीकेंड ट्रिप प्लान करती थी। एक दिन भाविश ने बेंगलुरु से बांदीपुर के लिए टैक्सी बुक की, लेकिन ड्राइवर ने बहुत ज्यादा पैसे की मांग की और बीच रास्ते में ही उन्हें उतार दिया। इस घटना के बाद ही उनके दिमाग में राइड शेयरिंग कंपनी शुरू करने का विचार आया। वह बताते हैं कि उन्होंने एक कार किराए पर ली थी, लेकिन मैसूर में ड्राइवर ज्यादा किराए की मांग पर अड़ गया था। जब भाविश ने इनकार किया तो ड्राइवर उन्हें बीच रास्ते छोड़कर चला गया। इसके बाद उन्हें और उनके दोस्तों को बाकी का सफर बस से करना पड़ा। इस परेशानी से उन्हें एक आइडिया आया। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी समस्या का सामना करोड़ों लोग करते होंगे। इसलिए उन्होंने अपनी ट्रैवल वेबसाइट को कैब सर्विस में बदलने का फैसला किया। भाविश अग्रवाल के मुताबिक जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ ओला की शुरुआत करने का सोचा तो उनके पेरेंट्स बहुत हैरान हुए थे। उनके माता पिता ने कहा था कि ट्रैवल एजेंसी क्यों नहीं खोल लेते। डॉक्टर माता पिता की संतान भाविश अग्रवाल ने एक कार्यक्रम में बताया कि आज इंटरनेट के साथ स्टार्टअप इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2010 में यह शुरुआत थी। खासतौर पर लुधियाना जैसे शहर में रहने वाले किसी परिवार के लड़के के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि वह नौकरी के बजाय खुद की कंपनी शुरू करेगा। भाविश अग्रवाल ने कहा कि वह बहुत दिलचस्प दौर था और उनके पेरेंट्स ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। हालांकि उन्हें भी चिंता थी, जो कि मिडिल क्लास परिवारों में आम है। 2011 में भाविश ने मुंबई में कंपनी की स्थापना की। उस दौर में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग का माहौल नहीं था और कोई भी निवेशक 24 साल के लड़के के टैक्सी कंपनी चलाने के प्लान में पैसा लगाना नहीं चाहता था। हालांकि कुछ निवेशकों को उनका आइडिया पसंद आया। शार्क टैंक वाले अनुपम मित्तल को आप जानते ही होंगे। स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, रेहान और अनुपम ने भाविश को फंड मुहैया कराया। इसके बाद फंडिंग मिलती चली गई और ओला ने 26 राउंड में 48 निवेशकों से 430 करोड़ डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग जुटाई। फिर 2014 से 2017 तक स्केलिंग फेज का समय था। कॉम्पिटिटर्स लगातार पैसे झोंक रहे थे और इसी बीच ओला ने भी यही किया। फिर 2017 से शुरू हुआ कंसोलिडेशन का दौर। इस दौरान ओला ने एक शानदार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया और कमाई पर फोकस किया। ड्राइवर्स को ज्यादा इंसेंटिव और कंज्यूमर्स को छूट, इस आइडिया ने ओला को आगे बढ़ाया। ओला एक कैब एग्रीगेटर कंपनी है, यानी यह सिर्फ कैब बुकिंग सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी के पास अपनी गाड़ियां नहीं है, लेकिन ऐप के जरिए यह कस्टमर्स और कैब ड्राइवर्स को जोड़ती है। ऐप पर हुई बुकिंग से ओला का कमीशन फिक्स होता है। ओला ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में भी अपनी कैब सर्विस शुरू की। एक वक्त था जब ओला ने इंडियन राइड हेलिंग मार्केट में अपनी पूरी राजगद्दी जमा ली थी। लेकिन आज उसका हाल क्या है? क्या होता अगर सक्सेस के बाद कुछ गलत हो जाता? क्या ओला के साथ कुछ बदला या फिर कुछ और था जो छुपा था? एक वक्त था जब ओला हर स्ट्रीट पे थी, हर कोने पे आपको उसकी ग्रीन कार दिखती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। तो आखिर ओला कैसे नीचे गिर गया? ओला की सफलता के बाद 2017 टू 2018 के आसपास सब कुछ बदल गया। जब तक वो इंडस्ट्री में सबसे आगे थी, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके लिए चैलेंजेस शुरू हो गए। क्या ओला का बिजनेस मॉडल इतना सस्टेनेबल था, या उन्होंने ज्यादा एम्बिशियस होकर खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया? 2017 में ओला ने RS2 300 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। यह एक बहुत बड़ा अमाउंट था एक कंपनी के लिए जो लगता था कभी रुकने वाली नहीं थी।
तो आखिर यह हुआ कैसे? क्या यह राइड हेलिंग मॉडल सच में उतना प्रॉफिटेबल था जितना दिखाया गया था? ओला का एक मेजर कंपटीटर था उबर, और उबर सिर्फ एक कंपटीटर नहीं, एक ग्लोबल जायंट था। यह मार्केट की तकरार बढ़ गई थी। जब ओला ने अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड किया, उबर भी अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा था। ओला की एग्रेसिव मार्केटिंग के बावजूद उबर का फुटप्रिंट बढ़ता गया। और एक और बात थी, यह सिर्फ कस्टमर्स का इश्यू नहीं था, बात थी बैक एंड इश्यूज की। पूर कस्टमर सर्विस, राइजिंग ड्राइवर कंप्लेंट्स और फ्लक्चुएटिंग फेयर पॉलिसीज सबने ओला की इमेज को थोड़ा डैमेज किया। क्या ओला की सक्सेस के बाद उन्होंने अपने फोकस को थोड़ा लूज कर दिया? लेकिन ओला की प्रॉब्लम्स सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं थीं, अंदर भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, ऐप में इनोवेशन का लैक और एक अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। और सबसे ज्यादा ड्राइवर को लेकर कंप्लेंट्स आने लगी थीं। कमीशन का रेट बढ़ने और सैलरी कम होने से ड्राइवर का मोराल गिर गया था। जैसे जैसे ड्राइवर का ट्रस्ट टूट रहा था, ओला के ऑपरेशंस पे भी इंपैक्ट पड़ने लगा। ड्राइवर जो पहले पार्टनर्स के रूप में देखे जा रहे थे, उन्होंने अपनी सर्विस को मेंटेन करने में इंटरेस्ट कम कर दिया और इसका रिजल्ट क्वालिटी में दिखने लगा। ओला को सरवाइव करने के लिए हर वक्त नई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और हर फंड रेजिंग राउंड के साथ इन्वेस्टर्स का प्रेशर बढ़ रहा था। 2019 तक ओला का लॉस RSR 800 करोड़ तक पहुंच गया था। तो कौन से इश्यूज थे जो ओला को इतनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ ले गए? फिर आया सबसे बड़ा ब्लो, कोविड-19 पेंडेमिक। जब पूरा वर्ल्ड रुक गया था, ओला की राइड हेलिंग सर्विसेज को भी लॉकडाउन ने इंपैक्ट किया। क्या यह ओला के डाउनफॉल का टर्निंग पॉइंट था? क्या उन्होंने इस वक्त के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी? सर्वाइव करने के लिए ओला ने अपना डायरेक्शन बदला। राइड हेलिंग ऐप से अब उन्होंने अपना फोकस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर शिफ्ट कर दिया। ओला इलेक्ट्रिक का लॉन्च हुआ और उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर और व्हीकल्स पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। लेकिन सवाल यह था, क्या यह स्ट्रेटेजी उनके पहले के लॉस को कवर कर पाएगी? फिर एक और सवाल उठता है, ओला का इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे मार्केट्स में एक्सपेंशन। क्या यह उनका स्ट्रेटेजिक मूव था या फिर एक डेस्पेरेट अटेम्प्ट था अपने मार्केट शेयर को रिकवर करने का? क्या उन्होंने ग्लोबली सक्सेस पाया या यह उनके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज था? तो आज 2025 में ओला की क्या हालत है? कंपनी अभी भी ऑपरेट कर रही है, लेकिन उस पर काफी प्रेशर है। ओला इलेक्ट्रिक, जो कि अभी प्रॉफिट में नहीं है, ने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ओला अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस पा सकता है? क्या ये नए वेंचर्स उसको फिर से टॉप पर ले जाएंगे? क्या ओला अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर ग्लोबल कंपटीशन उसे पीछे छोड़ देगा? ओला की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। रोड आगे काफी अनसर्टेन है, लेकिन एक बात तो पक्की है, कंपनी का फ्यूचर उसकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करेगा। क्या ओला खुद को फिर से खड़ा कर सकेगा या फिर राइड यहीं खत्म हो जाएगी? आपके क्या विचार हैं ओला के फ्यूचर पर? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।